पिछले कुछ समय से हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विद्युत धारिता नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसमें हमने कैपेसिटी जो है यानी धारिता, इसकी अवधारणा को समझा, संधारित्र के सिद्धांत को समझा, संधारित्र क्या है, उसकी संरचना क्या है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बाद हमने संधारित्र के संयोजन को समझना शुरू किया था। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हम कर चुके थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। आज हम एक न्यूमेरिकल और इस पर करेंगे ताकि हमारी अवधारणा और पुष्ट हो जाए, और उसके बाद हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की ओर। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हम कर चुके थे और हमने ये देखा था कि यदि हमें दिए गए संधारित्रों से न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो यानी कम धारिता प्राप्त करनी हो तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना उचित रहता है। इसी पर आधारित एक आंकित प्रश्न हमारे बोर्ड पर लिखा है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। यहां पर 3 संधारित्र दिए गए हैं और तीनों संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। न्यूनतम धारिता के लिए इन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाए? तो प्रश्न का पहला पार्ट केवल इतना ही है कि न्यूनतम धारिता के लिए इन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाए। तो अभी जैसा कि मैंने अभी उल्लेख भी किया था, इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे कि न्यूनतम धारिता के लिए हमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन लेना होता है या प्रयोग करना होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। जो प्रश्न का पहला हिस्सा है, प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर तो यही है कि न्यूनतम धारिता के लिए इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उस पर हम विचार करें तो दूसरे हिस्से में क्या है कि जो संयोजन होगा उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसके लिए हमें इसकी फिगर बनाकर हम समझ सकते हैं इसको कि 3 संधारित्र हैं, तीनों 3-3 माइक्रोफैरेड धारिता के हैं। हमने इन्हें 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ दिया। प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। अब देखिए चित्र से स्पष्ट है कि तीनों संधारित्र चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में इनकी यदि संयुक्त धारिता हम C मान लें तो श्रेणी क्रम के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 1/c5, अगर और ज्यादा है तो इस तरह से हम इसी क्रम में उनके व्युत्क्रमों का योग करके उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र में हम इनके मान रख दें तो 1/3 1/3 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा 3/3 यानी 1। अब इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम करके हम C का मान निकाल सकते हैं, इसलिए C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 यानी 1 माइक्रोफैरेड। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि संधारित्रों को न्यूनतम धारिता के लिए जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, और जब इन तीनों संधारित्रों को हम न्यूनतम धारिता में जोड़ेंगे, न्यूनतम धारिता के लिए जोड़ेंगे
यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उस संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, इनसे 1 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होगी। तो अब हमने समझा इस तरह से संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम अगले प्रकार के संयोजन की बात करेंगे। संधारित्रों का जो नेक्स्ट संयोजन का तरीका है वो है समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर क्रम संयोजन की यह पहचान है कि इसमें एक से अधिक संधारित्र जब जोड़े जाते हैं तो उनकी पहली प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक ही बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। चित्र से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि मान लिया ये संधारित्र पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट हम एक कॉमन बिंदु से जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट यहां पर बिंदु ए से जोड़ी गई है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की, यानी प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट वो भी कॉमन बिंदु से जुड़ी होगी। और इस संयोजन को हम किसी बैटरी से सप्लाई दे सकते हैं, माना इसका वोल्ट या वोल्टेज V है। तो इस तरह चित्र में जो दिखाया गया है यह है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, इसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ चीजों को मान लेते हैं कि मान लिया पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। और ये जो स्रोत हमने लगाया, इस स्रोत से आवेश Q का प्रवाह इस परिपथ में होता है। अब बिंदु A पर विचार कीजिए। बिंदु A पर क्या होगा कि बिंदु A पर यहां जो है आवेश 3 भागों में या 3 धाराओं में, 3 ब्रांचेज में, 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। मान लिया पहले संधारित्र को आवेश मिलता है Q1, दूसरे संधारित्र को आवेश मिलता है Q2 और तीसरे संधारित्र को आवेश मिलता है Q3। इस स्थिति में क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभव होगा उसका परिमाण क्या होगा, यानी विभव कितना होगा। आवेश तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग है। पहले संधारित्र पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है, तीसरे पर Q3 है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता भी अलग अलग है। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। लेकिन चूंकि दोनों संधारित्रों की प्लेटें, पहली प्लेट बिंदु A से जुड़ी है और दूसरी प्लेट बिंदु B से जुड़ी है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेट समान बिंदुओं से जुड़ी हैं, इसलिए प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी इन दोनों बिंदुओं A और B के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। यानी प्रत्येक संधारित्र पर समांतर क्रम में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा।
इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव है वो उभयनिष्ठ होगा और वो होगा V, जो कि बिंदु A और B के बीच का विभव है। यहां तक तो हमें कोई समस्या नहीं हुई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं और उन पर आवेश Q1, Q2 और Q3 हैं। इसलिए हम अगर प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश की गणना करें C और V के पदों में, तो क्या होता है कि पहले संधारित्र पर आवेश Q1 क्या होगा? Q बराबर हम जानते हैं कि C इंटू V होता है, आवेश बराबर धारिता गुणा विभव। तो Q1 बराबर क्या होगा? C1 इंटू V, क्योंकि पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है और विभव प्रत्येक संधारित्र पर V है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा? वो Q2 है और इसी प्रकार हम उसको लिख सकते हैं कि उसकी धारिता गुणा उस पर विभव। ऐसे ही Q3 क्या हो जाएगा? तीसरे संधारित्र की धारिता गुणा तीसरे संधारित्र पर विभव। अब हम देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये Q है ये योग है किसका? Q1, Q2 और Q3 का, यानी तीनों आवेश जो हैं, तीनों संधारित्रों पे जो अलग अलग आवेश हैं उनका योग परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो हम लिखते हैं कि चूंकि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, इसलिए Q इज इक्वल टू Q1 का मान क्या था? C1V प्लस C2V प्लस C3V, या हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू V, इनमें सब में कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। इसको हम समीकरण 1 मान लें, यानी पहला संबंध। अभी तक हमने क्या किया कि मान निकाला Q का, कुल आवेश का मान निकाला अलग अलग संधारित्रों पर उपस्थित आवेशों की मात्रा के योग के रूप में। अब देखिए फिर से हम इस चित्र पर विचार करें। हमें क्या निकालना है कि बिंदु A और B के बीच जो तीनों संधारित्र रखे गए हैं इनकी तुल्य धारिता निकालनी है। तो हम मान लिया इनकी तुल्य धारिता C है, तो इनके बीच में केवल C धारिता का एक संधारित्र रखकर भी काम चल सकता है, या इसका जो तुल्य परिपथ है वो C धारिता का एक संधारित्र रखकर भी बनाया जा सकता है। तो यहां पर हम लेते हैं कि यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो क्या होगा? इस तरह हम इसको तुल्य परिपथ को समझ सकते हैं कि A और B के बीच में C धारिता का केवल एक ही संधारित्र हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी धारिता C होगी और इस पे आवेश Q होगा, विभव V होगा।
तो हम ले सकते हैं कि उस स्थिति में Q का मान किसके बराबर होना चाहिए, C इंटू V। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। अब हम देख रहे हैं कि Q के हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, या Q के जो दो संबंध हैं उनकी तुल्यता हम यहां पर रख दें, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, Q के दोनों मानों को हम बराबर रख लें तो CV इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। यहां पर V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो धारिता C होगी वो होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि किसी भी संयोजन को अगर किया जाए और उसमें जो संधारित्र हैं संयोजित वो श्रेणी क्रम में, माफ कीजिएगा समांतर क्रम में हो, तो समांतर क्रम में तो धारिताएं सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, यानी संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगी। और अगर वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो हमने देखा था कि धारिता जो होगी तुल्य धारिता, उसका जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम यानी 1/c, वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो दोनों क्रम में यह अंतर निकल के आता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ये जो सूत्र यहां पर लिखा है ये श्रेणी क्रम के लिए था, और ये जो हमने अभी निकाला ये समांतर क्रम के लिए है। अब हम विचार करें कि यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो तुल्य धारिता न्यूनतम प्राप्त हो रही है या अधिकतम प्राप्त हो रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्योंकि तुल्य धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमें अधिकतम धारिता प्राप्त होती है। तो यहां पर हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो क्या कि न्यूनतम तुल्य धारिता के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन उचित रहता है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि अधिकतम तुल्य धारिता के लिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन उचित रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किन परिस्थितियों में हम विभिन्न संधारित्र को जोड़ते हुए अधिकतम धारिता प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से न्यूनतम धारिता प्राप्त कर सकते हैं। और संधारित्र के जो दो प्रकार के संयोजन हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों से हमें क्या लाभ है या किस परिस्थिति में हम किस संयोजन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
किसी परावैद्युत की या संधारित्र के भीतर जो परावैद्युत माध्यम भरा होता है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य की। परावैद्युत सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम एक परावैद्युत को लेते हैं। मान लिया किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम भरा है, इसका परावैद्युतांक K है। इसको हम आवेश दे रहे हैं और आवेश देने पे क्या होता है, हम जानते हैं कि ये प्लेट क्या होती है, धनावेशित होती है और ये प्लेट ऋणावेशित होती है। तो इसके बीच में जो ये परावैद्युत पदार्थ भरा है, इस परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के जो केंद्र हैं, आप जानते हैं कि परावैद्युत के जो अणु होते हैं उनमें धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन चूंकि पहली प्लेट पर धनावेश है और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है, इसके कारण दोनों प्लेटों के बीच में आवेश के अंतर के कारण इसके बीच में जो परावैद्युत भरा है उस परावैद्युत के जो अणुओं के धनावेश के केंद्र हैं और ऋणावेश के केंद्र हैं वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं और इस स्थिति में धीरे धीरे इसका क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है इसके बीच में वो बढ़ने लगता है। ये विद्युत क्षेत्र अगर इतना हो जाए कि जो परावैद्युत माध्यम है उस परावैद्युत माध्यम के जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, यानी हम कह सकते हैं कि उस अवस्था में संधारित्र क्या होता है, परावैद्युत आवेशित हो जाता है या परावैद्युत एक चालक की भांति ही व्यवहार करने लगता है। और संधारित्र क्या होगा उस स्थिति में, अगर हम इसके बीच में पूरा ये चालक मान लें तो संधारित्र निरावेशित हो जाता है। संधारित्र निरावेशित यानी इसका आवेश समाप्त हो जाएगा। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे संधारित्र सहन कर सकता है या कोई परावैद्युत सहन कर सकता है। सहन कर सकता है, इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।